Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. That is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup. And in this video, we're going to continue with our topic, which is Sale of Goods Act. And यहाँ पर we are starting with section 4 today. जो भी चीजें थी relevant जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझ ली थी उसको एक बार जाके देख लीजिए. आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर ही आपको आगे की चीजें समझ में आ पाएंगी. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने सेल अग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात कर ली एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी. पिछली वीडियो जाके देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो. अब सेल जो है ना वो एक पार्ट ओनर के बीच में भी हो सकती है और अनदर. अब भाई सेल एक सेलर और एक बायर के बीच में होगी. ठीक है. एक पार्ट ओनर के बीच में भी हो सकती है. लेट्स से ओके आई हैव ओके दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द लैंड and I have 60% share of this land, and let's say my other person has 40% share of this land. Okay, this is 60%, this is 40%. So there could be sale by, let's say, this 40% person can also sell his share to me who has 60% of the share. So in that case there is a sale between a part owner to another. ठीक है, जिसके पास लिमिटेड ओनरशिप है. दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज जनरल प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज लिमिटेड प्रॉपर्टी. लिमिटेड में यू हैव लिमिटेड राइट्स, जनरल में यू हैव ऑल द राइट्स. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम लिमिटेड टू जनरल. और मेरे पास भी लिमिटेड ही है, 60 मेरे पास भी लिमिटेड है, तो मेरे पास लिमिटेड मेरे को और मिलने से जनरल बन जाएगी. तो लिमिटेड राइट से जनरल राइट्स आ जाएंगे. ठीक है. ठीक है, दिस इज दिस. अच्छा, अब क्या हो सकती है जो सेल है ना, वो एक तो मैं ये बता दी कि ठीक है पार्ट ओनर के बीच में हो सकता है, ये कंसेंट से ही होगी काम. दूसरा इंसॉल्वेंसी के टाइम पर होता है. इंसॉल्वेंसी पर जब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब बंदा लोन्स पे ऑफ नहीं कर पाता, क्रेडिट अपना पूरा नहीं चुका पाता, तो कोर्ट रिसीवर, हु इज द कोर्ट रिसीवर? कोर्ट रिसीवर इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हु इज गोइंग टू ओवरसी द प्रोसेस of anything. It could be execution of a degree, it could be execution of a will, it could be execution of anything. Court receiver at times is also going to ask the person, the insolvent person, कि आप अपना सामान दोबारा से खरीद लो if you want to purchase. So in that case there could be sale in this case also. Very limited cases में ये होता है कि insolvent person खुद अपना सामान खरीद लेता है. ठीक है. So this is the thing. Okay. फिर दूसरा नेक्स्ट चीज आती है विच इज ऑक्शन. अब ऑक्शन में क्या होता है? देखो ऑक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं और मैं अभी आपको सेक्शन पढ़ा देती हूँ. इफ यू गोइंग टू सी सेक्शन 64, सेक्शन 64 में आप ये देखोगे देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्रिटेंडेड बिडिंग एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस. जब बिडिंग होती है ना, जब ऑक्शन हो रहा होता है, तो क्या होता है, कब एक ऐसा ऑक्शन होता है विच इज नोन एज रिजर्व्ड ऑक्शन. उसमें क्या होता है, आई एम गोइंग टू से लेट्स से आई एम गोइंग टू सेल समथिंग फॉर 400. आई हैव समथिंग, आई वांट टू सेल इट फॉर 400, 400 या 400 से ऊपर, बट मेरे को एटलीस्ट 400 का तो बेचना ही बेचना है. ठीक है. Let's say I go this, I place this in front of people and people start saying 310. Other person says 320. Other person says 330. And somehow it stops at 330 because there is no other person who says out 340 or any number more than 330. And I'm like, Arey, reserve price was 400. So I can cancel this auction anytime. I can ask for my good back. जो भी गुड मैंने चढ़ाया था 400 का वो मैं खुद ही खरीद लूंगी. दिस इज व्हाट इज नोन एज रिजर्व्ड ऑक्शन. और ये कब होता है? रिजर्व्ड ऑक्शन में. तो 3 तरीके की हमने देखा और सेल हो सकती है, एक इंसॉल्वेंट पर्सन द्वारा, लिमिटेड ओनर द्वारा और एक रिजर्व्ड ऑक्शन द्वारा, जहां पर आप पहले ही रिजर्व प्राइस सेट कर देते हो. अगर आपने रिजर्व प्राइस सेट नहीं करके रखा होता और आप खुद ही सामान खरीद लेते हो, दिस इज कंसिडर्ड अ फ्रॉड. ठीक है, बिकॉज यू वेस्टिंग द टाइम ऑफ अदर पीपल. What is pretended bidding? This is not a thing to be written in this answer, but I'm just telling this to you. Pretended bidding is okay. मेरे को कोई सामान 400 पे बेचना है एंड मेरे को पता है वो 400 में बिकने में बहुत दिक्कत करेगा. I ask my own people, my own acquaintances to sit in that auction and to start saying 390, 410, 400, 420, 430. And out of this, just out of like enthusiasm or desperation, the other person who is an innocent bidder, he says out 460. And then all those people who were earlier saying 410, 420, 430, 450 disappear. This is a kind of increasing the
level of desperation amongst the people. This is known as pretended bidding. This is also not allowed. ठीक है, sale is voidable at the option of the buyer. Or sale is complete when the auctioneer, that is the person who has the hammer, announces its completion by fall of the hammer. अगर hammer का fall नहीं हुआ, hammer का fall मतलब deal is finalized. Okay, वो बिकेगा तो 460 पर ही बिकेगा. और जब तक आपने hammer नहीं नीचे मतलब गिराया, तब तक you can withdraw the offer that you made. ठीक है, दिस इज द थिंग. दिस वॉज अबाउट ऑक्शन. ओके, एक और सेक्शन देख लो और आपको लिखना है सिर्फ रिजर्व्ड अपसेट प्राइस. यू जस्ट नीड टू राइट सेक्शन 64 क्लॉज 5. अच्छा, एक 64 ए भी आता है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस सेक्शन इज ओके, इज नॉट रिगार्डिंग प्राइजेस बढ़ गए. ओके, आई फॉर्म्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी टू सेल 5 kgs ऑफ शुगर. ठीक है, 5 kg शुगर मैं आपको परसों तक भेज दूंगी. एंड somehow आई गेट टू नो कि जो 5 kg शुगर मेरे को 200 रुपये मिल रही थी, टैक्स बढ़ गया है, जिसकी वजह से मेरे को अब वो 250 में मिलेगी, 250 में बेचनी पड़ेगी. और बंदा बोले, अरे हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था 200, आप ज्यादा प्राइस मांग ही नहीं सकते 250 का, ये तो गलत बात है, ये तो आप तो कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हो. तो मैं क्या बोलूं, मैं बोलूं कि मैंने 250 गलत बोल दिया, सॉरी. नहीं, दिस इज अलाउड, दिस इज फॉर टैक्स, दिस ओनली इन द केस ऑफ टैक्स. अगर टैक्स बढ़ा है, घटा है, आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और कब, कौन से टैक्स के बारे में बात हो रही है? ड्यूटी ऑन कस्टम्स और एक्सरसाइज ऑफ गुड्स, या फिर ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स. अगर ये दोनों टैक्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने से मेरे ऑलरेडी फॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पर फर्क आता है, देन आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स. ठीक है, दिस इज ओनली पर्टेनिंग टू टैक्सेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल मार्केट में शुगर के प्राइसेस बढ़ गए हैं बिकॉज शुगर की डिमांड बहुत बढ़ गई है एज कंपेयर टू सप्लाई. नो, ओनली अबाउट टैक्सेस. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, सेल में, अच्छा अगेन अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल, कुछ भी कह लो. सेल बिकम्स अ सेल जब यहाँ पर टाइम elapse हो जाते हैं, कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं. अग्रीमेंट टू सेल में जो चीजें एट अ फ्यूचर टाइम पर ही आती हैं, फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन के बाद ही आपको दी जाती हैं. समझ में आ गया? सेक्शन 4 क्लियर है? ओके, नो आंसर, सब समझ गए? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड. सेल कैसे बनती है भाई? सिंपल है, सेल बनती है एक ऑफर से, एक होगा एक्सेप्टेंस, और कैसे होगी? कंसिडरेशन दी जाएगी और हो जाएगी उसकी पेमेंट. पेमेंट कभी भी हो सकती है, इमीडिएटली हो सकती है या फिर बाद में हो सकती है. डिलीवरी इमीडिएटली हो सकती है या फिर बाद में हो सकती है, हो सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में भी हो. कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? ओरली भी बन सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, आधा ओरली आधा रिटर्न, आधा रिटर्न आधा ओरली. सिंपल. एक ऑफर होगा, सिंपल. कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है? ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, किसी की भी तरफ से भी, सेलर या बायर की तरफ से, फॉर अ प्राइस. ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस होगा उस प्राइस का. इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, इमीडिएट पेमेंट हो सकती है, डिलीवरी पेमेंट में इंस्टॉलमेंट हो सकती है, और बोथ पोस्टपोन हो सकती है, या फिर बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, इन सब से हो सकती है. नॉर्मल जनरल जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. सिंपल. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स पर हम आते हैं. तो गुड्स में दोनों होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी सेलर के पास है, और फ्यूचर गुड्स जो बाद में सेलर, हो सकता है सेलर बाद में एक्वायर करे, एक्विजिशन पर डिपेंडेंट हो. ठीक है, और ये अग्रीमेंट टू सेल है जहां पर फ्यूचर गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. और क्या दिक्कत है, मतलब कितना इजी तो है सेल ऑफ गुड्स, इजी लग रहा होगा अगर आप समझ पा रहे हो. अगर अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जिस अबाउट पेरिशेबिलिटी. लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट अब तो नहीं लग रहा होगा डिफिकल्ट. एक शुरुआत में तो लगता ही है, बट अब तो नहीं लग रहा होगा एटलीस्ट. ओके, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अब आ जाओ दो चीजें पे, दो सिनारियोज हैं. ओके, what is this? I'm just asking, what are these headings called in bold of a section? Like, what are these called? These are known as marginal notes. Okay, what does the marginal note say? Goods perishing before making of a contract, goods perishing before sale but after the agreement to sell. ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? लाइक पेरिशेबिलिटी की, ये क्लॉथ सेक्शन से पेरिशेबिलिटी के बारे में बात करते हैं.
वैसे थोड़े थोड़े तो कुछ करते हैं, बट दिस इज मेजरली अबाउट पेरिशबिलिटी. अब व्हाट इज नोन एज अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अवॉइडेड, अग्रीमेंट बीइंग अवॉइडेड. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स void. void इज सिंपल voidable. अगर लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है बायर और सेलर के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम सेलर को नहीं मालूम कि जिन गुड्स के बारे में मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ वो गुड्स खराब हो गए. लेट्स से मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं 5 kg शुगर दूंगी, और शुगर सिंपल था, मैं अपने गोडाउन से लाती. बट मैं जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बना रही, मेरे को नहीं मालूम कि शुगर ऑलरेडी गोडाउन में समाव बारिश घुस गई और शुगर खराब हो गई, लेकिन मेरे को नहीं मालूम बिल्कुल भी. मैं सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स 5 kg sugar, contract is void if goods without the knowledge of seller have at the time when the contract was made perished, मतलब खराब, और become so damaged as no longer able to answer to the description to the contract. तो contract क्या हो जाता है? Simple void. Done. अब है कि कॉन्ट्रैक्ट के बनते टाइम दोनों बायर और सेलर को मालूम नहीं है कि जिन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो तो भाई खराब हो चुके हैं. ठीक है. उस केस में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड का मतलब होता है void ab initio, means it does not exist from the beginning. या पढ़ चुके होगे, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो ये मैंने भी पढ़ा के रखा. void ab initio, when there is a contract to sell specific goods 500 gram of sugar, goods without any fault on the part of seller or buyer perish or become so damaged as no longer able to answer to their description before the risk passes to buyer, मतलब buyer को मिलने से पहले the agreement is thereby avoided. ठीक है. This was this section कि agreement is void ab initio. अब आते हैं इधर ascertainment of a price. प्राइस कैसे फिक्स होगा? प्राइस या तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिक्स हो जाएगा, एंड यू गोइंग टू राइट ऐसे पॉइंटर्स में ही छोटा छोटा कि फिक्स्ड बाय पार्टीज बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय डिसाइडेड बाय पार्टीज की ठीक है मार्केट के बेसिस पर हम फिक्स कर रहे हैं, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग के हिसाब से कि लगी रहे मार्केट के हिसाब से फिक्स कर रहे हैं. ठीक है. और जहां पर प्राइस फिक्स नहीं होता तो रीजनेबल प्राइस के अकॉर्डिंग चलता है कि मार्केट में 9 मतलब शुगर 1 kg 9 रुपीज की मिल रही है तो 9 रुपीज की ही मिलेगी अगर कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो. अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन. ओके. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारी वैल्यूएशन मतलब प्राइस का डिटर्मिनेशन कोई थर्ड पार्टी कर सकती है तय. ओके फाइन. दो बंदे हैं, एक बंदा चाहता है अपनी कार बेचने के लिए कार 24 पर, कार 24 उसका प्राइस लगाता है, दोनों बंदे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल वैल्यूएशन हुआ है बाय थर्ड पार्टी, एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज, तैयार है. प्राइस कैन बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी रिमेंबर, एंड अगर लेट्स से थर्ड पार्टी नहीं कर पाती प्राइस फिक्स तो अग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, दैट इज void ab initio. अगर कोई थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर रहा है प्राइस का डिटर्मिनेशन करने से, जो पार्टी ने प्रिवेंट करा है मतलब जो फॉल्टी पार्टी है उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे पार्टी जो फॉल्ट में नहीं है. ठीक है. जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है वो केस कर सकती है पार्टी इन फॉल्ट पर टू गेट द डैमेजेस. provided whenever you see provided in any section it is an exception. ठीक है. and if you know this you are the most happiest person on the earth and you are going to be one of the most successful lawyers on this earth. But if you do not know this then you would be one of the most successful lawyers क्योंकि अब पता चल गया. provided that if the goods or any part thereof have been delivered to or appropriated by the buyer shall pay a reasonable price therefore. goods पहुंच गए तो of course buyer को ही price देना पड़ेगा. ठीक है. okay. if there has not been any agreement between the parties. But this thing the first one and second one are very important. डन. समझ में आ गया. सो आई होप आपको पहला फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आ गया बिफोर बिगिनिंग विद कंडीशंस एंड वारंटीज, एंड इसको हम इसी लेक्चर में खत्म करेंगे. देन वी कैन स्टार्ट विद इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आई थिंक पहले अनपेड सेलर कर लेंगे फिर इफेक्ट्स कर लेंगे. ठीक है. अब कंडीशंस एंड वारंटीज में आप देखोगे. ओके. हम कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइम पर बात करते हैं. टाइम इज नेवर ऑफ अ सेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब essence का मतलब fundamental to a contract. Time is never an essence to the contract. But in some situations it is. Like, okay, मैंने पैसे दिए बिकॉज मैंने एक घर में शिफ्ट होना था, मूव इन करना था एक जगह में नोएडा में. ठीक है. तो उसके लिए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे को फ्लैट का पोजेशन मिलेगा 6
महीने बाद, और मैंने पैसे दिए, मेरे पैसे वेस्ट ना जाए, कुछ ट्रस्ट करके दिए मैंने सेलर पर. दिस इज व्हाट टाइम इज इन असेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट इन दिस. ठीक है. बट ओके, जो चीज असेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नोन एज अ कंडीशन. जो चीज असेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज नोन एज अ वारंटी. सिंपल बात. ओके. मैं गई, मैंने बोला कि मैं सेलर के पास गई, मैंने बोला मेरे को एक गाड़ी खरीदनी, एक ऐसी गाड़ी जो डेजर्ट एरियाज पे चल पाए. मेरे को सेलर ने गाड़ी दे दी, मैंने खरीद ली. अब मैंने बोला था सेलर को कि मेरे को ऐसी गाड़ी देना जो डेजर्ट में उसके जो टायर है वो ऐसा ना हो कि मिट्टी में ही घुस जाए, सैंड में घुस जाए, जो चल पाए ठीक से डेजर्ट पर. सेलर ने दे दी. ओके. तो अब मैंने वो गाड़ी यूज करी और मैं डेजर्ट एरिया में चली गई था, डेजर्ट. और मैंने देखा कि जो मेरी गाड़ी का स्टीरियो है वो काम नहीं कर रहा है, और मेरी गाड़ी का जो टायर है वो बार बार धस रहा है सैंड में. मैं अब व्हाट इज दिस, मैंने सेलर को बोला मैं डेजर्ट एरिया में जा रही हूँ और मेरे को ऐसा गाड़ी देना जिसके टायर धसे ना सैंड में. अब लेकिन टायर तो धस गए. दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रीच ऑफ अ कंडीशन. आई एम गोइंग टू अ डेजर्ट एरिया. मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है टू द कॉन्ट्रैक्ट? इट इज कि टायर तो सही रहे यार. दिस इज नोन एज ब्रीच ऑफ कंडीशन विच इज फंडामेंटल. And what I had said for warranty, breach of something which is collateral to a contract. Collateral is something which is not fundamental, which is ancillary. मतलब भाई साइड का है, ठीक है भाई, ठीक है, साइड का पार्ट. दैट इज वारंटी, दैट इज स्टीरियो. स्टीरियो खराब भी हो गया और अगर व्हील टायर के पंचर, सॉरी नॉट पंचर बट टायर काम कर रहे हैं, इन दैट केस तब भी काम हो जाएगा. तो दिस इज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन. समझ में आया? आई होप सो. और कभी कभार, और याद रखना हमेशा कंडीशन पर, कॉन्ट्रैक्ट इज रेप्यूडिएटेड. अब व्हाट इज रिजेक्टिंग द गुड्स और रेप्यूडिएटिंग? रिजेक्शन एंड रेप्यूडिएशन दोनों सेम ही है. रेप्यूडिएशन कॉन्ट्रैक्ट नेवर एग्जिस्टेड. रिजेक्टिंग, ओके, I got a car, I rejected that car now. I'm gonna return that. Reject means return. I'm gonna return the car to the seller and I'm going to get the full amount. This is returning. The legal aspect of it is known as repudiation. Rejecting is just layman bhasha mein. Repudiation is the legal word for that. Right? What happens post rejection? Repudiation of the contract. Which happens in case of condition. तो क्या हो सकता है? मैं बोल सकती हूँ कि टायर चेंज करो भैया. दिस इज गोइंग टू बी रेप्यूडिएशन, रिजेक्शन. मैं बोलूंगी अगर ये भैया मैं बोलूँ यार स्टीरियो ठीक ना करो, मेरे को स्टीरियो के ना पैसे दे दो आप, मैं कहीं और से लगवा दूंगी. दिस इज व्हाट गेटिंग डैमेजेस. सो फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी यू गेट डैमेजेस एंड फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस यू गेट रिजेक्शन ऑफ गुड्स और रेप्यूडिएशन. और ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर जाते हैं. मतलब आप रिजेक्ट नहीं कर रहे गुड्स को, ना ही रेप्यूडिएट कर रहे गुड्स को, आप सीधे क्या क्लेम कर रहे हो? डैमेजेस. कि भैया सेलर के पास गए, मेरे को ना पैसे वापस कर दो, ना मेरा टायर चेंज करो ना सेलर, मेरे सिंपल गाड़ी मेरे को पैसे वापस कर दो. एंड दिस इज नोन एज गेटिंग डैमेजेस विच इज ओनली इन द केस ऑफ वारंटी एंड बिकॉज यू आर ट्रीटिंग ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. समझ में आया? आई होप समझ में आया ये वाला पार्ट. ओके. So we are going to give a read to it. Unless a different intention appears from the terms of the contract, time is not deemed to be an essence to the contract, and otherwise time could be considered an essence to the contract. और ये हमने समझ लिया. This I'm highlighting it a bit. Next condition which is essential to the main purpose, which is fundamental, it is known as a condition. It could be repudiated. वारंटी इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड यहाँ पर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स को, बट आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. और कभी कभार आपकी कंडीशन वारंटी की तरह भी ट्रीट हो जाती है. एंड क्या कंडीशन वारंटी डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और ये हमने सब डिस्कस कर लिया. यू वोंट बिलीव, सब डिस्कस कर लिया अभी हमने. अब ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पर जो एक कंडीशन है वो वारंटी की तरह ट्रीट हो सकती है. पहली कंडीशन है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन फुलफिल्ड बाय सेलर
और सेलर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता और बायर है कि ठीक है यार कोई नहीं, वो वेव कर देता है कंडीशन कि ठीक है यार करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को सिर्फ वो दे दो, डैमेजेस दे दो, सिर्फ पैसे दे दो मेरे को। मतलब जो कंडीशन फंडामेंटल थी टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो सकती थी, वो आपने इस ब्रीच ऑफ वारंटी क्लेम कर लिया और रिजेक्शन की जगह आपने क्या डिमांड कर लिया, पैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर को बोलती कि आपको मेरे घर में चेरी रेड पेंट करना है, ठीक है, वॉल्स को, और आपने पेंट क्या कर दिया, रेड। एंड आई वाज लाइक क्यों करा भाई, मैंने तो आपसे चेरी रेड बोला था, या फिर लेट्स से मेरे को वॉल्स का पेंट कराना था येलो और उसने कर दिया रेड। मैंने बोला भाई आपने रेड क्यों करा, मेरे को तो येलो करवाना था। तो अगर ये तो ब्रीच ऑफ कंडीशन थी, बेसिक पार्ट, वॉल को तो पेंट करना था आपको येलो, बट आपने कर दिया रेड। या तो मैं उसको बोल सकती थी भैया दोबारा पेंट करो, हो जाता रेप्यूटेशन। नहीं, मैंने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, आप मेरे को पैसे दे दो, आपने मेरे को बहुत मेंटल लॉस करा है मेरा, मेरे को डैमेजेस दे दो, डैमेजेस क्लेम कर लो। आप यहाँ पर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आपने कंडीशन वेव ऑफ कर दी, सिंपल। अब अच्छा, ब्रीच ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। सेवरेबल मतलब जो तोड़ी नहीं जा सकती, ठीक है। बायर इज एक्सेप्टेड द गुड्स, एक्सेप्टेड, ये हम पढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज फुलफिल अ वारंटी एंड नॉट फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स। ओके, अब क्या हो गया, मैंने क्या मंगाया था, 5 बॉटल्स ऑफ ग्राउंडनट ऑयल, और मैंने मंगाया था लेट्स से 5 बॉटल्स ऑफ ऑलिव ऑयल, और मेरे को और ऐसे डिलीवरी होनी थी कि पहले आप मुझे 2 बॉटल्स दोगे ऑलिव ऑयल की, फिर मेरे को 3 दोगे। बट सेलर ने क्या करा, 2 बॉटल्स पहले में ग्राउंडनट की दे दी। अब ये सेवरेबल है, मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है आप ये 2 बॉटल्स ग्राउंडनट की वापस ले जाओ और ऑलिव ऑयल ले आओ। बट ऐसी सिचुएशन जहां पर वो सेवरेबल नहीं है, like for example something which is not severable, it could be जो चीज आपको एक साथ ही लेनी पड़ेगी, like अब साइड कार एंड बाइक, सॉरी अ स्कूटर। तो एक स्कूटर है, एक स्कूटर के साथ में एक साइड कार लगी हुई है, सो यू हैव टू टेक इट टुगेदर ओनली, देर इज नो चांस दैट यू कैन टेक इट सेपरेटली, ठीक है। और मैंने साइड कार बनवाई है उस स्कूटर के साथ, एंड आई एम लाइक कि अरे यार दिस इज नॉट सेवरेबल नाउ, मतलब अलग अलग नहीं ले सकती, पहले स्कूटर ले लो फिर साइड कार के लिए बाद में मना कर दूं, नहीं। अब आई एम लाइक कि अरे यार मैंने इसको ले लिया है, आपको नहीं लगानी चाहिए थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप गुड्स को एक्सेप्ट कर लो और बाद में आप डैमेजेस क्लेम कर दो, ना कि आप उसको बोलो कि स्कूटर और साइड कार वापस ले जाओ, ठीक है। ओके, एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक्सेप्ट का एक सेक्शन है विच इज 42, जो हम अभी पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, और या फिर कोई ऐसी चीजों की यार बहुत ही लॉ ने बोल दिया उसके बारे में, या फिर इम्पॉसिबिलिटी कोई हो गई कि हो ही नहीं सकता, उस केस में हो सकता है कि यार इम्पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, कि इम्पॉसिबिलिटी कि अब मैं मेरे पास सारे मेरे ग्राउंडनट ऑयल खराब हो गए हैं, आप ऑलिव ऑयल ही अब रख लो, आपको ग्राउंडनट चाहिए था, मैं ग्राउंडनट नहीं दे सकता, इम्पॉसिबिलिटी हो गई। तो इन दैट केस ठीक है, डैमेजेस ले लो, इसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर लॉ ने बोल दिया कि एकदम से कि मान लो लेट्स से वो ग्राउंडनट ऑयल नहीं बिकेगा बिल्कुल भी अब, ठीक है भाई, लॉ ने मान लिया, डैमेजेस ले लिए, सिंपल। अब एक 42 पढ़ लो। 42 क्या होता है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपको लिखना पड़ेगा इस आंसर में, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मेजरली 3 तरीकों से होती है। पहला तरीका है कि आपने इंटीमेट कर दिया सेलर को, जब आपके पास मिंत्रा वाला आता है या अमेजोन वाला आता है या फिर कोई भी आता है, मीशो वाला आता है, वो बोलता है कि ठीक है आप ओटीपी मैम बताओ, मैंने डिलीवर कर दिया आइटम, कबर जेप्टो ने मांगना चालू कर दिया, ओटीपी दे दो मैम, डिलीवरी कर दी। दिस इज व्हाट, व्हेन यू आर टेलिंग हिम द ओटीपी, दिस मींस दैट यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, बिकॉज यू आर इनडायरेक्टली इंटीमेटिंग टू द सेलर कि हाँ गुड्स ले लिए। या फिर गुड्स डिलीवर हो गए और आप कुछ ऐसा करते हो विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, आपने ओटीपी नहीं बताया। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, ओके आई डोंट हैव द फोन राइट नाउ, आई कांट टेल यू द ओटीपी, बट मैं जानती हूँ डिलीवरी वाले भैया को, वो आते रहते, तो मैंने बस सामान ले लिया, सामान खोलकर मैंने यूज करना चालू कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस। मैंने ओटीपी नहीं बताया है, फिर भी मैंने सामान यूज करना चालू कर दिया, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, बट व्हाट आई हैव डन समथिंग इनकंसिस्टेंट विद द गुड ऑफ द सेलर नाउ, क्योंकि वो अभी भी सेलर को बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने ओटीपी नहीं दिया, सो दिस एक्सेप्टेंस। या फिर आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम,
मतलब रीजनेबल टाइम, मतलब कोर्ट ने जनरली 2 वीक्स का माना है, बट इज सीन फ्रॉम केस टू केस बेसिस कि मैंने इंटीमेशन नहीं दी सेलर को कि मैंने गुड रख लिया है और मैंने उसको समहाउ 2-3 हफ्ते निकल गए फिर भी मैं उसे यूज करी जा रही हूँ, दिस इज एक्सेप्टेंस। उसके बाद वो ओटीपी नहीं मांगने आएगा। यूजुअली देखा गया, मतलब अगर आप एक केस पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू रीड दिस केस अगेन, वी आर गोइंग टू रीड दिस इन फैक्ट, विच इज मैसूर सीआईटी वर्सेस मनोहर लाल। इस केस में यू आर गोइंग टू सी कि रीजन इसमें क्या करा था, उस बंदे ने जो गुड्स थे वो 3 महीने बाद बेच दिए थे। तो 3 महीने, वॉज इट अ रीजनेबल टाइम और नॉट? इट वॉज नॉट अ रीजनेबल टाइम, क्योंकि उस टाइम पर उसने प्रॉफिट अननेसेसरली एक्स्ट्रा कमाया था, क्योंकि प्राइस उस गुड्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम पर। तो रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लिख सकते हो सेक्शन 63। ठीक है, दिस इज इट। एंड अच्छा ये पढ़ लिया, यस, रीजंस विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड द गुड्स। ठीक है, 3 तरीके से, पहला है इंटीमेशन, इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, एंड लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल टू द गुड्स। एक होता है इम्प्लाइड कंडीशन, लिखा हुआ है। इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है और इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, लिखी भी है। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है भाई, सेलर को गुड्स बेचने हैं या फिर अग्री करना है बेचने को, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल या फिर उससे पहले सेल का। इम्प्लाइड कंडीशन है मतलब सेलर के पास एक एब्सोल्यूट टाइटल होना चाहिए गुड्स का, इम्परफेक्ट टाइटल नहीं होना चाहिए गुड्स का। ठीक है, लेकिन अगर बायर को पता है कि उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है गुड्स का, तो इन दैट केस फिर बायर क्लेम नहीं कर सकता कि आपने गुड्स क्यों बेचे मेरे को। ठीक है, इट्स अबाउट यू शुड बी अ बोनाफाइड परचेजर। इम्प्लाइड वारंटी, बायर के पास क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। इसका मैं केस करेंगे मेसन वर्सेस बर्मिंगम। इस केस में क्या होता है, इसने टाइपराइटर लिया था। टाइपराइटर में जो कीज होते हैं, मतलब जहां पर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, वो टूटे हुए थे। वो बार बार उसको रिपेयर करा रहा था, तो क्वाइट इंजॉय तो नहीं कर रहा था ना अपना शांति वाला पोजेशन। सो इन दैट केस, इस केस में ये था कि डैमेजेस ऐसा नहीं कि जब आप क्लेम करोगे आप ओरिजिनल प्राइस के करोगे क्लेम टाइपराइटर के, नहीं, जो भी अपने रिपेयर्स अंडरटेक कर रहे हैं टाइपराइटर को ठीक कराने में, उसके भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज मेसन वर्सेस बर्मिंगम। एक और केस है ये टाइटल का केस है। इससे पहला जो हमने पढ़ा था, इट इज निमेट वर्सेस कन्फेक्शनरी। तो बेसिकली कन्फेक्शनरी ने वो बेचा कंडेंस्ड मिल्क निमेट को, और निमेट ने वो खरीद लिया, और कन्फेक्शनरी ने क्या करा था, अपनी बॉटल्स के ऊपर, कैंस के ऊपर क्या लगा दिया था, नेस्ले के स्टिकर्स लगा दिए थे। भाई तुमने नेस्ले के स्टिकर्स लगा दिए, एंड इट वाज नॉट नेस्ले, इट वाज निस्ले टू बी प्रिसाइज, इट वाज निस्ले। एंड निस्ले क्या है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर दिया इसने नेस्ले का। तो भाई मतलब जो तुमने करा है उसके पास, तुम्हारे पास खुद ही लीगल टाइटल नहीं है उस गुड्स का, अब तो इम्परफेक्ट टाइटल हो गया ना, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो गया, कहाँ से गुड्स का तुम्हारे पास एब्सोल्यूट ओनरशिप है। तो निमिट को उसने गुड्स बेच दिए। अब भाई पता चल रहा है कि गुड्स की वैल्यू बहुत गिर गई है, क्योंकि क्या करा, वो सारे कैंस पर निमिट को वो निस्ले के स्टैम्प्स या सील्स हटाने पड़ रहे थे, तो दिखने में बहुत बुरे लग रहे थे वो कैंस की या फिर कंडेंस मिल्क का प्राइस गिर गया, लॉसेस आ गए निमिट को, तो निमिट क्लेम कर सकता है कन्फेक्शनरी से इन दैट केस, क्योंकि कन्फेक्शनरी के पास परफेक्ट टाइटल खुद नहीं था उनको बेचने का। ठीक है, because it was a case of trademark infringement. Implied warranty, goods shall be free from any charge encumbrance in favor of third party to the buyer before or at the time contract is made. Again, it should be a bona fide buyer. Buyer को पता नहीं होना चाहिए कि गुड्स में डिस्प्यूट है। अगर बायर को लेट से पता है गुड्स में डिस्प्यूट है, उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। जैसे एक केस आप पढ़ोगे, राउलैंड वर्सेस डीवल। इस केस में क्या होता है, बंदा ना चोरी की गाड़ी बेच रहा था। अब डीवल, DIWALL, ये बंदा चोरी की गाड़ी बेच रहा था। अब समझ से चोरी की गाड़ी बेची एक बंदे को, और जो बंदा ट्रू ओनर था गाड़ी का उसको पता चल गया। अब जिसको उसने गाड़ी बेची, मतलब राउलैंड के पास वो आया और बोला मेरे को गाड़ी वापस दो। राउलैंड वाज लाइक, डीवल ने मेरे को बेची है, मैं क्यों दूं आपको, डीवल के पास ही ट्रू टाइटल है। आप क्या करेगा, डीवल जिसने गाड़ी बेची उसको पूरी कॉम्पनसेशन देनी पड़ी थी राउलैंड को,
पूरी राउलन ने 4 महीने गाड़ी यूज करी थी, पूरी 4 महीने की कॉम्पनसेशन देनी पड़ी थी राउलन को। क्यों? क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट टाइटल नहीं था उस गुड्स का। क्यों? क्योंकि जो ये परचेजर था गुड्स का, ये एक बोनाफाइड परचेजर था, इसको नहीं मालूम था कि ये चोरी की गाड़ी है, इसलिए। अब आते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन, एंड इट इज बाय सैंपल, गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ओके, तो लेट्स से, अच्छा, एक केस हुआ था विच वाज वार्ले वर्सेस विप। आई ऑलवेज कॉल इट विप एनीवे। वार्ले वर्सेस विप। इस केस में ये हुआ था कि आपने बोला जो रीपिंग मशीन है, मतलब जिससे आप ग्रास वगैरह काटते हो, वो रीपिंग मशीन 50 एकड़ तक चली हुई है और 1 साल पुरानी है। बट पता चल रहा है कि आपकी रीपिंग मशीन में तो रिपेयर्स हुए पड़े हैं, वो तो कंडीशन भी उसकी अच्छी नहीं, मतलब वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रही है। ब्रीच क्या है? एक कंडीशन का। तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट का रेप्यूडिएशन कर सकते हो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एक और केस के बारे में आप पढ़ोगे विच इज वॉलिस वर्सेस प्रैट। WALLIS वर्सेस प्रैट, PRATT। वॉलिस वर्सेस प्रैट में आप ये पढ़ोगे कि एक बेसिकली सीड्स थे इंग्लिश सफोयन के, बट कि लेकिन आपने जब उन सीड्स को गाड़ा जमीन में तो बन गया जाइंट सफोयन। ये काइंड ऑफ स्पीशीज ही हैं प्लांट्स की, जाइंट सफोयन, जो बड़ी इंफीरियर क्वालिटी है। तो दिस वाज आल्सो अ काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन और कॉन्ट्रैक्ट का रेप्यूडिएशन हो गया। क्यों? क्योंकि मैच नहीं करा डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे वो दिखता है, एज वेल एज सैंपल मतलब मैं लेट्स से मेरे पास टेस्टर है लिपस्टिक का, मैं क्लाइंट को किसी को लिपस्टिक ट्राई करवा रही हूँ, ठीक है, तो क्या क्या करा, कस्टमर ने क्या बोला कि ठीक है भाई मेरे को ऐसी लिपस्टिक देना विच इज वाया सैंपल, बट सैंपल से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही। सैंपल में तो लिपस्टिक स्मूथ थी, बट पता चले लिपस्टिक बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, इसका कलर तो पिंक भी नहीं है। इन दैट केस दिस इज नॉट बाय सैंपल ऑल्सो। एक और केस पढ़ोगे, असफर वर्सेस ब्लंडन। इस केस में बिजनेस टेस्ट डिफाइन हुआ था। बिजनेस टेस्ट मतलब कि यहाँ पर डेट्स थे, खजूर, वो क्या थे, वो डूब गए थे शिप में, खराब हो गए थे। तो बिजनेस टेस्ट में ये नहीं कि वो एग्जिस्ट करते, देखो एग्जिस्ट तो फिर भी करते थे वो, जब वो डूबे थे पानी में वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे डेट्स, बट प्रॉब्लम वॉज कि वो अपने डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे थे। अगर उनको अल्कोहल बनाने की, सॉरी, वाइन बनाने के लिए यूज करना था, वो यूज नहीं कर सकते थे उसको, तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे थे। ये भी इट वाज आल्सो अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। असफर वर्सेस ब्लंडन को आप सेक्शन 8 में भी लिख सकते हो, बट मेजरली अब इसको सेक्शन 15 में ही लिखना बिकॉज ज्यादा सेंस बना रहा है। तो आपको मैंने बहुत केसेस दे दिए। अब इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी पर आता है। अच्छा, आपने सुना है व्हाट इज केवियर टेम्पटर? केवियर टेम्पटर इज बायर बिवेयर। मतलब जो भी आप बायर हो, आप सामान खरीदने जा रहे हो, आप चेक करो भाई वो सामान ठीक है नहीं, वो फटा हुआ तो नहीं है, वो कपड़ा वो टूटा हुआ तो नहीं है, कैन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट। दिस इज केवियर टेम्पटर। केवियर वेंडेटर मतलब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको सही से सही सामान दे जब बायर अपनी कंडीशंस प्लेस करे। अब ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं केवियर टेम्पटर के, और ये एक्सेप्शंस केवियर टेम्पटर के आपको सेक्शन 16 में मिलेंगे। क्वेश्चन है केवियर टेम्पटर के एग्जेम्पशंस, तो एक्सेप्शंस वो आप लिखोगे सेक्शन 16। कोई कंडीशन फिटनेस नहीं आती, सॉरी, ना कोई कंडीशन वारंटी नहीं होती एज पर क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। अगर बायर ने एक्सप्लिसिटली अपना पर्पस बता दिया है गुड्स का सेलर को, और वो सेलर के लिए जजमेंट पर रिलाई कर रहा है कि जो मेरे को अब जो सेलर देगा वो सही देगा, अगर सेलर ने कुछ बुरा दिया तो केवियर टेम्पटर बायर बिवेयर का प्रिंसिपल नहीं लगेगा और बायर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है सेलर से। एग्जाम्पल देखिए, विच एग्जाम्पल शुड आई गिव? एड्रू कंपनी, ओके, एड्रू यूल कंपनी केस, वेट, and Yule Company. This case is regarding Hessian cloth. Hessian cloth से बहुत स्मेल आती है यूजुअली। अब इस बंदे ने बोला मेरे को ना पैकेजिंग के लिए हेसियन क्लॉथ चाहिए,
ठीक है, नहीं इस बंदे ने नहीं बोला कि मेरे को पैकेजिंग, इस बंदे ने बोला हेसियन क्लॉथ दे दो। सेलर ने बोला ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। उसको ना पैकेजिंग के लिए यूज करना था हेसियन क्लॉथ। तो ये लेकिन बहुत स्मेल आती है हेसियन क्लॉथ से, तो फिर बायर्स थे कि यार हमें आपको आपसे सामान नहीं लेना, बंदे को लॉस हुआ कि यार बहुत स्मेल आ रही है हेसियन क्लॉथ से। तो इन दैट केस उसने सेलर को बताया कि आपने मेरे को क्यों दिया, आपकी गलती है, मेरे को पैकेजिंग के लिए यूज करना था। सेलर ने बोला मुझे थोड़ी पता था आपको पैकेजिंग के लिए यूज करना है। तो यू हैव टू टेल द पर्टिकुलर पर्पस of your sale to the buyer, to the seller, because you're relying on his judgment. And आपने नहीं बताया then the seller would not be liable. And ये पेटेंट या ट्रेडमार्क गुड्स के लिए नहीं चलता ऐसा, ठीक है। लाइक लेट्स से कोई चीज ऑलरेडी पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क है, फिर सेलर क्या कर सकता है उसमें, सेलर क्या ही डेविएशन ले आएगा आपके लिए कि वो आपकी कंडीशन से कंप्लाई करे। In that case, this is not applicable for those goods which are patented or having trade name, only for generic goods. दूसरे, अगर goods are bought for description from buyer, seller who deals in such goods of description in the ordinary course of business or merchantable quality, provided कि buyer ने examine करे हैं उन goods को। अगर let's say एक केस था which was priest versus last, priest normal versus last, इस केस में आपने क्या लिया था, एक हॉट वाटर बॉटल ली थी। हॉट बॉटल जो होती है ना नॉर्मली, जो यूजुअली अगर क्रैम्प्स हो तो रखी जा सकती है, या फिर अगर बहुत वर्कआउट कर लिया है तो रखी जा सकती है, अगेन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर। तो ये क्या, इस पे बॉइलिंग वाटर डाला और ये बर्स्ट हो गई। भाई मतलब बर्स्ट क्यों हो गई, ये इम्प्लाइड कंडीशन थी सेलर पे। सेलर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन बेच रहे हैं तो बॉटल ऐसी फटनी नहीं चाहिए थी। तो सेलर वाज लायबल इन दिस क्योंकि ही वाज सेलिंग द गुड्स ऑफ दोस डिस्क्रिप्शन, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट में। ओके, एक और केस है वैसे आपका राघव मेनन वर्सेस कटप्पन नैयर। राघव मेनन वर्सेस कटप्पन नैयर। इस केस में उसने रिस्ट वॉच करी थी, रिस्ट वॉच काम ही नहीं करी, टाइम ही नहीं दिखा रही, उसको बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है। लेकिन बेसिक रिस्ट वॉच का क्या होता है, एटलीस्ट इम्प्लिसिट कंडीशन, अगर कोई सेलर बेच रहा है भाई काम तो करे, बेसिक है, वो भी काम नहीं कर रही है, सेलर लायबल है। सेलर ने बोला भाई आपने वॉच खरीदी, आपने तो एग्जामिन करी थी मेरी शॉप पर, एग्जामिन करनी चाहिए थी, बट इस टाइम पर वो एक ऐसा डिफेक्ट नहीं था जो ऑर्डिनरी आंखों से एग्जामिन करा जाए बाय बायर। तो इन दैट केस सेलर जो जजमेंट आया वो बायर के फेवर में है, ना कि सेलर। अगर कुछ यूजेज ऑफ ट्रेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से एक एक्सवाईजी मार्केट में कोई सूट बेच रही हूँ और यूजुअली कॉटन के सूट बिकते हैं उधर, और मैंने एक आदमी से, एक लेट्स से किसी सेलर से वो मांगा मेरे को ना कपड़ा दे दो, मेरे को सूट बेचने हैं, और उसने मेरे को दिया सिल्क का और मेरे को दिया कॉटन का कपड़ा, और मैंने उसको सू कर दिया, मैंने बोला मेरे को सिल्क का चाहिए। क्योंकि ऑर्डिनरी यूजेज ऑफ ट्रेड में उस पर्टिकुलर रीजन के कॉटन के कपड़े होते हैं, तो दैट इज जजमेंट उसके फेवर में आएगा, ना कि मेरे। या कोई भी एक्सप्रेसली आपने कंडीशन लगा दी, एक्सप्रेस कंडीशन मतलब इस बार सिल्क का ही कपड़ा चाहिए ओवर कॉटन, तो जजमेंट आपके फेवर में आएगा, यानी बायर के फेवर में, और फिर सेलर लायबल होगा। समझ में आया, बहुत इजी था। अब आते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सॉरी बाय सैंपल। डिस्क्रिप्शन समझ गए, अब बाय सैंपल पर हम आते हैं। सैंपल पे सैंपल से कंप्लाई करना चाहिए, गुड्स सैंपल से कंप्लाई करने चाहिए, जैसा लिपस्टिक है वैसे ही। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बायर के पास कि वो कंपेयर कर पाए सैंपल को विद द गुड, और गुड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होना चाहिए, और रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है बेसिक क्वालिटी, डिलीवरेबल स्टेट इज मर्चेंटेबल क्वालिटी। पैकेज हो प्रॉपर्ली, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो, सही प्रोडक्ट हो, यूज करने लायक हो, दैट इज मर्चेंटेबल क्वालिटी। अगर वो अनमर्चेंटेबल है तो मतलब वो सैंपल से कंप्लाई ही नहीं कर रहा है। ओके, एक और केस है वैसे जो आप लिख सकते हैं, चैंटर वर्सेस हॉपकिंस। चैंटर वर्सेस हॉपकिंस वाले केस में पीस बीन्स एनालॉजी आई थी। ये पीस बीन्स एनालॉजी क्या है, मैं अभी आपको थोड़ा लिख कर बता देती हूँ। बीन्स एंड पीस एनालॉजी कोर्ट ने डिवाइस करी थी। कोर्ट ने क्या बोला, अगर बच्चे ने मतलब अगर बायर ने बीन्स मांगे आप उसे पीस दे रहे हो, या फिर पीस मांगे आप उसे बीन्स दे रहे हो, तो ये गलत है। जो बायर मांग रहा है आप उसको वही दो, ठीक है। सेलर की लायबिलिटी बनती है, लायबल हो जाएगा अगर उसने वो चीज नहीं दी जो बायर डिमांड करता है, ठीक है। तो चैंटर वर्सेस हॉपकिंस लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी तो मैंने कवर कर दिए, तो होल पार्ट हैज बीन कवर्ड, फर्स्ट 2 चैप्टर्स एटलीस्ट हैव बीन कवर्ड ऑफ सोगा। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा,
और देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनपेड सेलर, इफेक्ट्स एंड देन परफॉर्मेंस। अनपेड सेलर के साथ ही मैं आपको ब्रीच भी करवा दूंगी 55 एंड ऑल। और लास्ट के सेक्शंस भी कवर हो चुके हैं, मिसलेनियस वाले, उसमें कुछ है नहीं, सब कवर कर लिए उसमें। अभी इतने टॉपिक बचे हैं, लास्ट में हम परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।